हम क्लास 10th की हिंदी पढ़ रहे थे, जिसमें कृतिका भाग 2 का है माता का अंचल, जो शिवपूजन सहाय जी की रचना है। उन्होंने इसमें अपने बचपन का वर्णन किया है। तो आप पाठ का अध्ययन तो इत्मीनान से कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम क्या है, आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, आपके पीरियोडिक भी स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपके प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस समय हमें क्या चाहिए, केवल समरी और क्वेश्चन आंसर। तो आज हम माता के आंचल का समरी पढ़ेंगे। बाकी नमस्कार। कुछ धमाकेदार तरीके से, कॉन्सेप्ट जानते हुए कुछ मज़ेदार तरीके से आज स्टडी विद फन करते हैं। जब पेपर में 1 नंबर उसका मिल जाएगा तब मजा आएगा। और परीक्षा की तबाही मचाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी प्रस्तावना क्या है, लेखक ने इसमें लिखा क्या है। लेखक ने माता का अंचल पाठ में अपने सैसोकाल मतलब बचपन के और शैशविक क्रियाकलापों को रेखांकित किया है। मतलब जो बचपन के खेल कूद होते हैं, उनके क्रियाकलाप होते हैं, उनको रेखांकित किया है, जिसमें माता पिता के स्नेह तथा शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को उद्धृत किया है, मतलब उनका वर्णन किया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक स्नेह करते हों, किंतु आपदाओं में माँ के अंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। यहाँ अंचल का अर्थ क्या हो गया, आंचल। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ होती है। अब आप समझ ही सकते हैं, ये पाठ का ही नाम है माता का अंचल, तो इसमें माता का ही वर्णन है। इसमें लेखक बता रहे हैं कि मैं भले अपने पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताया, लेकिन सबसे सुरक्षित जगह अगर दुनिया में कोई लगती है तो मेरे माँ का आंचल। सभी बच्चों का है कि कभी कोई परेशानी होती है, तो अभी आपको तकलीफ़ हो, आपको दर्द हो, कुछ भी हो, तो आपके मुँह से अरे बाप रे जल्दी नहीं निकलता, अरे मम्मी, अरे माँ, ऐसे निकलता है। तो लोग कुछ भी दुख तकलीफ होती तो सबसे पहले किसे याद करते हैं, अपनी माता को। तो इसी का वर्णन लेखक ने इस अध्याय में किया है। तो देखते हैं, हम इसकी समरी पढ़ते हैं, समझते हैं, और आप इसकी समरी जान लीजिए तो आपको आंसर करने में आसानी होगी। तो बचपन से पिता के साथ अधिक, इसमें लेखक बता रहे हैं, लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता था। माता से दूध पीने तक का संबंध था। पिताजी नहा धोकर पूजा पर बैठते, साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर पूजा में शामिल कर लेते हैं। माथे पर भभूत का तिलक लगाते और सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो थीं। उन पर भभूत लगाने से लेखक बम भोला बन जाया करता था। यहाँ लेखक अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए बता रहे हैं कि अपनी माता से ज़्यादा, माता के पास केवल दूध पीने आते थे, उससे ज़्यादा उनका संबंध किससे था, किससे अधिक नज़दीकी थी, उनके पिता के साथ। और पिताजी जैसे नहाते धोते तो भी अपने बच्चे को भी नहला धुलाकर पूजा पे अपने साथ बैठा लेते हैं और पूजा में शामिल करा लेते हैं। माथे पर भभूत लगा लेते हैं। भभूत क्या होता है, भभूत ये होता है कि जो ये आप पूजा करते हो, वहाँ पे जो अगरबत्ती जलाते हो, धूप बत्ती जलाते हो, उसकी जो राख गिरती है उसे भभूत कहते हैं। तो क्या करते थे लेखक के पिता, उनके माथे पर भभूत का तिलक लगा देते थे। तिलक का अर्थ हुआ चंदन की तरह जो लगाया जाता है टीका, उसे तिलक बोलते हैं। और छोटा बच्चा था, जो लेखक इसमें अपने बचपन की बात बता रहे हैं, तो छोटा बच्चा तो उसकी लंबी लंबी जटाएं तो थी, मतलब लंबे लंबे छोटे बच्चों के आप देखते हैं लंबे लंबे बाल होते हैं जब तक उनका मुंडन नहीं हुआ रहता, जटाएं तो थी। उन पर भभूत लगाने से लेखक बम भोला बन जाता। तो लेखक को क्या फील होता है कि मैं तो अब भोलानाथ बन गया, मतलब शिव, हाँ, कि शंकर भगवान का रूप धारण कर लिया। ऐसा बच्चे को लगता कि मैं भभूत वभूत लगा लिया और मैं बम भोला बन जाया करता था। पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पिताजी लेखक को क्या कहकर पुकारा करते थे, भोलानाथ, जबकि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। इसमें लेखक बता रहा है कि मेरा नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिताजी प्यार से भोलानाथ कहते थे। मैं मतलब लेखक पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। यहाँ जो जो वर्ड आ रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही सब आपको, जब आपको क्या है ना, पिछला पेपर आप सबका जो था फर्स्ट टर्म का, वो था आपका ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये सब्जेक्टिव होगा और आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको चीज़ें जब याद रहेंगी तब आपको लिखने में आसानी होगी। तो लेखक अपनी माँ को मैया कहता था और पिताजी को बाबूजी कहता था। तो पिताजी रामायण का पाठ करते थे, तो मैं उनके पास बैठा आईने में अपना मुंह निहारा करता था। पिताजी के देखने पर, जब लेखक क्या कहता कि जब रामायण का पाठ पिताजी करते थे तो उनके पास बैठकर आईने में अपना मुंह देखा करता था। और आईना मतलब शीशा।
देखा करता था। पिताजी के देखने पर शर्माकर आईना नीचे रख देता था। मतलब आप देखते हैं कि कोई कुछ पढ़ रहा है, उसके पास बच्चा बैठा है, तो बच्चा अपने मस्ती में मस्त रहता है। तो ऐसे ही लेखक बता रहा है कि जब पिताजी रामायण पढ़ते हैं तो मैं आईने में अपनी शक्ल देखता और जैसे ही पिताजी की नज़र पड़ती तो शर्माकर आईना नीचे रख देता था और पिताजी मुस्कुराने लगते थे। फिर आगे बताता है लेखक कि पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी रामनामा बही में राम नाम लिखते हैं। आप देखते हैं बहुत लोग होते हैं कि राम नाम की कॉपी बनाते हैं, उसमें राम नाम लिखते रहते हैं, राम राम लिखते रहते हैं, तो उसे रामानामा बही कहा जाता है। एक पुस्तक टाइप का होता है, एक कॉपी, जैसे आप लोग कॉपी अपनी नोटबुक के लिए बनाते हैं, वैसे रामनामा बही होता है, उसमें आपको राम राम लिखना पड़ता है। इसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते थे। तो लेखक यहाँ बता रहे कि उनके पिताजी उसके बाद क्या करते हैं, राम नामा बही में राम राम लिखते हैं, उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर राम राम लिख के उन्हें आटों की गोलियों में लपेट लेते हैं और उन्हें जाकर मछलियों को फेंक कर खिलाते थे। और उस समय भी लेखक क्या था, उनके कंधे पर बैठा होता था। पिताजी की गोली फेंकना देखकर मैं हंसा करता था। लेखक बता रहे जब पिताजी आटे की गोलियां पानी में फेंका करते थे तो मुझे हंसी आती थी, मैं हंसता था। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डाली पर बैठाकर, किसे बैठाते, लेखक को झूला झुलाते थे। कभी कभी हमसे कुश्ती लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे और मैं उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। आप देखते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई बड़ा बूढ़ा ले अपनी गोद में तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो उन्हें गोद में ले आ रहे थे, उनके दादाजी हों चाहे पापा हों, उनकी दाढ़ी खींचने लगता है, उनकी मूछें खींचने लगता है। तो ये लेखक बता रहे हैं कि जब हमसे मेरे पिताजी कुश्ती करते तो मैं उन्हें गिराकर उनके छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। वे मूछें छुड़ाकर हंसते और मुझे चूम लेते थे और इन सब चीज़ों में बड़े इरिटेट नहीं होते, उन्हें प्यार आता है। और वे क्या करते कि अपनी मूछें छुड़ाते और मुझे चूम लेते और मुझसे कहते खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। आप देखते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है सब कहते हैं कि एक गाल पे खट्टा एक गाल पे मीठा, तो वैसे ही खट्टा मीठा क्या करते थे, जो लेखक के पिता थे वो खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। मैं उनके सामने अपनी गाल कर देता था, एक खट्टा चुम्मा दूसरा मीठा चुम्मा, लेते तो मूछें गड़ा देते हैं। आप देखते हैं ना जो दाढ़ी मूछ वाले होते हैं या फिर जिनकी हल्की दाढ़ी, बच्चों को कैसे खिलाते हैं, अपनी दाढ़ी गड़ाते रहते हैं उसके गाल पे। तो वही यहाँ लेखक बता रहा है कि खट्टा मीठा चुम्मा लेते और मुझे अपनी मूछें गड़ा देते थे, मैं झुंझला पड़ता था। यहाँ पे लेखक कह रहा मुझे इरिटेशन होने लगता था, मैं झुंझला पड़ता था और पिताजी बनावटी रोना रोते थे और मैं खिलखिलाकर हंसने लगता था। आप किसी बच्चे को खिलाते हैं, जब वो रोने लगता है आप रोने लगो तो बच्चा चुप हो जाता है। तो वैसे ही बता रहे कि पिताजी बनावटी रोना रोते थे और मैं खिलखिलाकर हंसने लगता था। तो आगे लेखक बता रहे हैं कि पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। यहाँ गोरस का अर्थ क्या हुआ, गोरस का अर्थ हुआ गाय का दूध और भात का अर्थ हुआ जो चावल बनता है उसे भात बहुत जगह बोला जाता है। फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे, सानने का अर्थ होता है मिलाकर। और कटोरा, जो फूल का कटोरा होता है वो एक धातु का होता है बर्तन, जो चमकता रहता है। जैसे आप पीतल के बर्तन देखे होंगे, पीतल और तांबे का, वैसे ही फूल का बर्तन भी होता है जो बहुत शाइन करता रहता है। तो उसमें लेखक के पिता उन्हें दूध और भात खिलाते थे अपने हाथ से। माँ और खिलाने की हट करती थी, हट का मतलब है जिद हुआ। माँ पिताजी से कहती है कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। तो जो लेखक की माँ थी वो कहती थी कि आप लोगों को खिलाने नहीं आता, बच्चे को ऐसे नहीं खिलाया जाता, चार चार दाने का कौर देने से बच्चा समझता है कि बहुत खा लिया। अभी आप थोड़ा थोड़ा बच्चे को खिलाते रहिए तो लगता है कि मैं कब से खा रहा हूँ, खाना ही नहीं ख़त्म होता। तो बच्चे की माँ कहती हैं, लेखक की माँ, कि बच्चे को मुंह भर खिलाना चाहिए, मतलब मुंह में भर दो। माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। अब लेखक यहाँ कह रहा है कि जब बापूजी खिलाते थे तो थोड़ा थोड़ा खिलाते थे, लेकिन जब माँ खिलाती मुंह भर भर के खिलाती और उसके बाद उनकी माँ कहती थी कि जब महतारी, मतलब यहाँ माँ ही हुआ, माँ के अर्थ में यहाँ महतारी आया है कि महतारी के हाथ से खाने पर ही बच्चे का पेट भरता है और किसी के हाथ से बच्चे का पेट नहीं भर सकता। माँ खिलाती और कहती कि यह तोता के नाम का कौर है और यह कबूतर के नाम का कौर है, ऐसे खूब खिला देती। तब पिताजी खेलने के लिए कहते हैं, हम खेलने निकल जाते हैं।
लेखक बता रहा है कि जैसे आप सभी देखिए, आप छोटे बच्चों को खिलाते हैं, छोटा बच्चा नाटक करता है नहीं खाना, इधर भागेगा उधर भागेगा, तो सब क्या कहते हैं, आंख बंद किए कहेंगे अभी मेरा तोता आएगा खाएगा, बच्चा दौड़ के आता है खा लेता है। तो लेखक की माँ ऐसे ही खिलाती कि तोते का नाम का कौर है, कौर मतलब बाइट, और यह कबूतर के नाम का कौर है, ऐसे भर पेट लेखक को खिला देती थी। और लेखक अपने पिताजी के साथ खेलने निकल जाते थे। उसके बाद फिर क्या होता था, माँ तेल उपटन करती थी लेखक का, कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती। जैसे बच्चे भागते रहते हैं, लेकिन रात को आप देखिए कि जो मम्मियाँ होती हैं बच्चों के सिर पे तेल डालती हैं कि उन्हें थोड़ा सिर में शरीर में रिलैक्स फील हो। तो लेखक बता रहे हैं कि कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल, यहाँ कड़वा तेल का अर्थ होता है सरसों का तेल, उससे सिर की मालिश करती और मैं छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते किंतु माँ उबट कर ही छोड़ती है। तो लेखक यहाँ कह रहा है कि जब उसकी मम्मी उनके सिर पे तेल डालती तो रोने लगता, और पिताजी भी बिगड़ते कि बस करो कब तक उसे रगड़ोगी, लेकिन माँ जब तक उसकी पूरी अच्छे से मालिश नहीं कर देती तब तक नहीं छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गोदती। आप देखते हैं कि जब छोटे बच्चे की मालिश होती है तो लोग माथे पर एक काला टीका लगाते हैं ताकि नज़र ना लगे। उसके बाद वही लेखक बता रहे कि मेरे माथे पर एक काली बिंदी लगा देती थी, और बाल लंबा तो था ही, शुरू में मैंने आपको बताया, तो उसकी चोटी बना देती थी और चोटी में फूलदार लट्टू बांधती थी। छोटा बच्चा जब होता है तो आप देखते हैं कि छोटे जैसे लड़का ही है, लेकिन छोटे बच्चों को लोग को सजाने का बड़ा शौक होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो इसी तरीके से लेखक की माँ भी उनकी चोटी गूंद देती थी, उसमें फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनकर कन्हैया बनाकर तैयार करती। अब मैं सिसकता रहता। लेखक कह रहे इन सब के दौरान जब तक माँ मेरी मुझे सजाती धजाती तब तक मैं रोता ही रहता। पिताजी उसके बाद उसके पिताजी गोद में उठाकर बाहर ले आते हैं। जैसे ही बाहर आते और इंतज़ार करते हुए बालकों के झुंड को देखते ही मैं सिसकना भूलकर पिता के गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता। लेखक बता रहे हैं कि जब तक मैं अंदर रहता माँ मेरे को सजाते हुए तब तक रोना आता, लेकिन जैसे ही मैं अपनी मंडली देखता, बच्चों का ग्रुप देखता, वैसे ही रोना भूल जाता और अपने पिता के गोद से उतरकर खेलने लग जाता झुंड में। तो उसको बच्चे खेलते क्या थे, फिर खेलने में वो क्या करते, तरह तरह के नाटक करने लग जाते थे, तरह तरह के नाटक करते हैं। और वहीं चबूतरे के कोने में सब खेल खेलते हैं। वहाँ एक चबूतरा बना था, एक कोने में वही सब खेलते थे। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंभे बनाते, कागज़ का टेंट लगाते हैं और मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बतासे बनाते हैं और दुकान सजाते हैं। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जैसे आप लोग जब खेलते हैं, हम सब जब बचपन में खेलते थे तो क्या खेलते थे, टीचर टीचर खेलते हैं, और क्या खेलते हैं कि कोई दुकान लगा रहा है कोई, हाँ, और सरसों का फूल होता तो उससे गहने बनाते थे। तो ऐसे लेखक अपने खेलों के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग कैसे खेलते थे। कोई मिठाई की दुकान लगा रहा है, मिट्टी के ढेलों के लड्डू। अब मिठाई बच्चे थोड़े लाएंगे, और जो मिट्टी के ढीले होते थे वो लड्डू का काम करते थे। और पत्ते देखते हैं आप, कोई गोल होता है, कोई थोड़ा सा ऐसा चौकोर होता है, तो उनका क्या होता, उनकी पूड़ी कचौड़ी बन जाती थी। और जो गीली मिट्टी हो गया उसे गोल गोल घुमा दी और जलेबी बन गई। और जो फूटे घड़े होते थे उनके टुकड़ों को आप घिस लीजिए तो बतासे की तरह, बतासा एक होता है चीनी का बना होता है, उसे पानी पीते हैं, मतलब मीठा होता है। तो उसे गोल गोल उसी बतासे के शेप का बना लिए और वो बतासे का काम करने लगा। इसी तरीके से वो अपने खिलौनों से दुकान सजाते हैं। उन्हीं ठीकरों और जस्तों के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते हैं, मतलब जो मटका टूटा होता था, घड़े टूटे होते थे, उन्हीं से पैसे भी बनते थे। और कहीं से जस्ते, एक धातु होता है जस्ता, उसके टुकड़े पा जाते थे, उससे भी पैसे बनाते हैं। और होता क्या था कि हम बच्चों में ही खरीदार होते थे और बच्चों में ही दुकानदार, मतलब कुछ बच्चे खरीदार बन जाते थे और कुछ बच्चे दुकानदार बन जाते थे। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौदा बनाते हैं। घरौदा आप जानते हैं मिट्टी से बनते हैं, ईंटों से बनते हैं, छोटे छोटे बच्चे बना के खेलते हैं। रेत की मेड़ ही दीवार बनती, मतलब रेत जो होता, थोड़ा बलवी मिट्टी होता है उसे रेत बोलते हैं। रेत की मेड़ से ही दीवार बनती। तिनकों का छप्पर, तिनके जो होते हैं, जो घास फूस होते हैं, उनसे छप्पर छाया जाता है। आप कहीं अभी पुराना देखिए, कहीं पे गांव होता है ना, वहाँ पे मड़ई तरह का होता है, मतलब ऐसे छाया जाता है।
तिनकों से ही, घास फूस से। तो वही बता रहे हैं कि रेत से जो मिट्टी वो धूल होती थी उससे दीवार बनाते थे, और तिनकों का जो घास फूस होते हैं, जो नीम की पत्तियां गिरती हैं उसमें जो सींक होते हैं उससे उनका छप्पर बनता था। दातून के खंभे, दातून क्या होता है आप जानते हैं? नीम के जो पतली पतले डंडे टाइप के होते हैं उसे दातून बोलते हैं। उसे उससे खंभे बनाए जाते हैं। दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, आप जो दिया सलाई होती है ना माचिस, उसको जब आप कर दीजिए तो दरवाजे का माने काट दीजिए तो दरवाजे की तरह दिखेगा। तो ऐसे वो लोग दिया सलाई की पेटियों की किवाड़। और पानी का घी, पानी का क्या करते थे भाई? पानी को थोड़ा घी का काम कर लिए। अब बालू की चीनी, अब बालू आप देखते हैं थोड़ा सा वो कुरकुरा होता है तो बालू को चीनी बना लेते थे। ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर ज्योनार तैयार करते हैं, मतलब वो खाने पीने का सामान ऐसे ही बनाते थे। हम ही बच्चे पंगत में बैठते हैं और कुछ लोग जैसे खिलाते, कुछ लोग बैठते हैं। जैसे हम सब छोटे थे तो अपने गुड़िया गुड्डी की शादी करते हैं तो कोई समधी बनता, कोई समधन बनती, हम लोग बारात लेके जाते हैं, वहाँ पे खाना खिलाते। वही लेखक यहाँ पर बता रहा है कि बच्चे ही पंगत, पंगत मतलब कि जहाँ बैठा के खिलाया जाता है, कुछ लोगों को लाइन से बैठा के खिलाया जाता है, उसे पंगत बोलते हैं। पंगत में धीरे से आकर बाबूजी बैठ जाते थे। लेखक बता रहे हैं कि जैसे वो लोग खेलते रहते थे उसी में धीरे से आकर उनके पिताजी बैठ जाते हैं। उनको बैठते देखते हम बच्चे घरौदा बिगाड़ कर भाग उठते थे। जैसे कोई बड़ा आ गया तो देख के डर लग जाता है, लोग अपना घरौदा बिगाड़ के भाग उठते थे। वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और पूछते, फिर कब होगा अगला भोज भोलानाथ? और लेखक बता रहे कि मेरे पिताजी भी इनको इन सब कामों में बड़ा मज़ा आता। हम सबके साथ खेलते थे और फिर हंसने लगते हैं और पूछते कि अब अगला भोज तुम सबका कब होगा, मतलब अगला निमंत्रण खाना वाना तुम सब कब खिलाओगे? फिर अब आगे देखते हैं लेखक क्या बता रहा है कि बच्चों की बारात और खेती। कभी बच्चे बारात निकालते हैं, कनस्तरों का तंबूरा बजता। कनस्तर क्या होता है पहले पता है? कि कनस्तर जो वो होता है ना, पहले उसमें रिफाइंड आता था, सरसों का तेल आता था, वो पतला सा टीन की तरह होता है और उसके उसी का डिब्बा होता है, उसी को कनस्तर बोलते हैं। उसी से तंबूरा बजता। आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बनती। जो गुठ आम कैसे निकलता है? गुठली से निकलता है, उसे खूब घिस देते हैं, उसे शहनाई बजाते हैं। हम में से कोई दूल्हा समधी आदि बनते थे। अभी मैंने आपको बताया था वही खेल ये लोग भी खेलते थे। बारात चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी। जिस कोने में बारात जाती थी उस कोने में आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया जाता था। लाल कपड़े से ढककर एक पालकी में दुल्हन बैठा दी जाती थी। बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर कर देते थे तो हम हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती। अब इन सब का अब खेल देखिए कि कितने टाइप्स के बच्चे खेल खेलते थे। पहले खाना बनाएं, खाना खाएं, दुकान लगाएं, उसके बाद बारात निकाली। अब बच्चे फिर नया खेल खेती करने के लिए जुटते थे। और उसमें क्या करते थे? बस चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गड़ जाती थी। क्या करते थे? चबूतरे के जो चबूतरा उनका था उसके एक कोने में, हाँ, जो एक यहाँ पे किनारा होता है, कोना किसे कहते हैं? किनारे को कहते हैं। वहाँ पे उनकी घिरनी गड़ जाती थी और नीचे की गली कुआं बन जाती थी। जो नीचे की उनकी गली थी वो कुआं का काम करती थी। मतलब चबूतरे से जो नीचे कुआं हो गया, मूंछ की पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ा चुक्कड़ बांध लटका दिया जाता है। अब घिरनी का मतलब होता है जिससे खींचा जाता है कोई चीज़, माने पानी वानी। जब आप कुएं को देखिए तो उसमें एक गोला सा लगा होता है, बीच में जगह बनी होती है रस्सी डालने की, उसे घिरनी बोलते हैं। दो लड़के बैल बनते, पानी खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, जो उनका चबूतरा था उसे वो खेत बना लेते हैं। और कंकड़ बीज, आप देखते हैं बीज छोटे छोटे होते हैं, गेहूँ चावल ऐसे बीज होते हैं, तो कंकड़ को अपना बीज बना लेते हैं। मेहनत से खेत जोते बोए जाते हैं। फसल तैयार हुई, हाथों हाथ काट लेते हैं। उसे एक जगह रखकर पैरों से रौंदते हैं। रौंदते मतलब होता है कि उसे उसका बीज अलग कर देना, भूसा अलग कर देना। मिट्टी के बने कसोरों से उसे ओसाते हैं। मिट्टी के कसोरे मतलब होता है जैसे कटोरी की तरह होते छोटे छोटे, उसे कसोरे बोलते हैं। उसे ओसाते थे। ओसाने का अर्थ होता है जब ओसाते हैं ना तो धान जैसे कि अनाज और भूसा दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उसे ओसाना बोलते हैं। मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर तौल कर राशि तैयार कर देते हैं। अब मिट्टी के दो दिए ले लिए, आप देखते हैं जो छोटी छोटी दियली होती हैं जिसमें दीपावली का आप दिया जलाते हो, उन्हें दो तराजू की तरह बना लिए और उसमें अपनी जो राशि मतलब जो अनाज होता है उसे तौल कर तैयार कर देते हैं। फिर बाबूजी पूछते हैं कि इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ? फिर बच्चे सारी अपनी राशि छोड़कर
भाग जाते थे। रास का अर्थ यहाँ अनाज है। इस तरह खेल खेलते देख कर बटोही भी रुक जाते हैं। जो बच्चों का ऐसा लेखक बता रहा है, जब हम सब ऐसा खेल देखते हैं तो जो ऐसा खेल हमें खेलता हुआ देखे, बटोही, बटोही का मतलब होता है जो राहगीर होते हैं, आते जाते लोग भी रुक जाते थे। अब आगे देखते हैं लेखक क्या बता रहा है। पालकी को देख शरारत। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते थे तो खूब जोर से चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे? लेखक बता रहे कि कोई पालकी, अगर किसी दूल्हे की बारात निकली, उसकी पालकी देखते खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वो लोग क्या गाना गाते थे? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। तो इसका मतलब यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि रहरी में रहरी, रहरी का अर्थ क्या हुआ? अरहर। अरहर की दाल होती है, उसी गांव में रहर बोलते हैं। तो कहते हैं कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, मतलब सबसे पुराना अरहर का दाल जो है मेरा है, और जो डोला लेके जा रहा है उसकी कनिया, और हमार मेहरी मतलब हमारी अच्छी है उसकी कनिया। कनिया का अर्थ क्या हो गया? यहाँ जो एक आंख जिसके पास नहीं होता उसे काना बोलते हैं। तो वह ये सब चिढ़ाते थे कह के कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े वर ने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। यहाँ ढेला क्या होता है? जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं गोल गोल, उन्हें ढेला बोलते हैं। उस खूसट खब्बीस की सूरत लेखक को अब तक याद है। आप ही सोचो, जो बचपन में आपके साथ कोई आपके साथ बदतमीजी किया हो, कुछ आपको मार पीट किया हो, उसकी सूरत आप भूल सकते हो? तो वही लेखक कह रहा है कि उसे भी उसकी सूरत अभी तक याद है, वो भूल नहीं पाया कि वो कितना खूसट और बूढ़ा था जो उन सबको मार रहा था। न जाने कि ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा। अब लेखक आगे बताता है, जब मूसन तिवारी को चिढ़ाया, एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और ज़मीन को छूने लगे। तो लेखक बता रहा है, अपने बचपन की बात बता रहा है कि एक बार जोर की आंधी आई और सब, क्या होता है ना गांव में भी अभी भी जब आंधी आती है, जितने बच्चे होते हैं दौड़ के कहाँ जाते हैं? आम के बगीचे में। क्यों? वहाँ पे जब आंधी आती है तो आम बहुत गिरते हैं, हवा से आम गिरते हैं और लोग उस आम को सारा बीन बीन के अपने घर लाते हैं। तो वही लेखक बता रहा है कि सारे बच्चे दौड़ के आम के बगीचे की तरफ चले गए और आकाश जो था काले बादलों से ढक गया था। इतनी काले बादल थे और जो था मेघ गरज रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था ना, आप देखते हो मेघ गरजते हैं, मतलब बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और ठंडी ठंडी हवा एकदम सनसनाने लगी, मतलब हवा बहुत ठंडी ठंडी चलने लगी। और जब हवा चलती है तो पेड़ हिलने लगते हैं। तो वही लेखक कह रहा है, पेड़ झूमने लगे और ज़मीन को छूने लगे। देखते पेड़ कितना तेज़ थे, जब हवा चलती है तो चलने लगते हैं। तो वही लेखक बता रहे। उसके बाद बच्चे चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई। तो यहाँ क्या लाई का मतलब क्या हुआ? ये जो मुरमुरे होता है वो होता है, उसे लाई बोलते हैं बहुत जगहों पे। तो ये लेखक बोल रहा है कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। एक टोटका पहले होता था कि ऐसे बोलो तो बरसा निकल जाएगी, बारिश नहीं होगी। तो ऐसे भी बच्चा बोलने लगे कि बिलाई मतलब उधर ही चली जाए, जहाँ हमने बाजार में लाई बिखेरी है, बरसा उधर चली जाए। लेकिन वर्षा न रुकी। मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जड़ से सट गए। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आए। हम डरकर भाग चले। हम में एक बालक बैजू ढीठ था। हम भागे जा रहे थे, संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने चिढ़ाया और कहा, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले। हमारे न मिलने पर तिवारी पाठशाला गए और वहाँ से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। जैसे ही हम घर पहुँचे, आपने देखा मूसन तिवारी ने स्कूल में जाके इन सबकी शिकायत कर दी। तो वहाँ से उनके जो टीचर थे उन्होंने उसे पकड़ने के लिए 4 बच्चों को भेजा। तो फिर लेखक यहाँ बता रहे, जैसे हम घर पहुँचे वैसे ही 4 लड़के आ धमके। बैजू तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। शुरू किसने किया था शरारत? बैजू ने, जो भाग गया। और पकड़ा कौन गया? लेखक। गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। बाबूजी को जैसे ही पता चला वे पाठशाला दौड़े चले आए। मुझे गोद में उठाया, पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर कर दिया, मतलब भिगो दिया। वे गुरुजी से प्रार्थना कर मुझे घर ले चले और रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिला। झुंड मतलब ग्रुप। वे जोर से नाच गा रहे थे। माए पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, न खेलब जुआ।
क्या गा रहे थे? माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। बच्चे खेल रहे थे, तो फिर लेखक क्या उस टाइम बच्चा ही था, वो भी अपना भूल गए रोना गाना। उन्हें देखकर हम रोना धोना भूल गए, बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिल गए और एक साथ मकई के खेत में घुस गए और चिड़िया उड़ाने लगे। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। कि माने वो लोग दौड़ दौड़ के चिड़ियों को मार रहे थे, दौड़ा रहे थे, उड़ा रहे थे। तो वही लोग कह रहे हैं कि यहाँ चिड़ियों को जान जा रही है और बच्चों को मजा आ रहा है। फिर कहा, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं जानते। कि लेखक ने यहाँ कहा कि वो लोग कह रहे थे कि जो लड़के होते, छोटे बच्चे होते हैं, वो बंदर, पराई मतलब दूसरों का, पीर का अर्थ हुआ दर्द, कि दूसरों का दर्द कभी नहीं समझते। फिर आगे लेखक बता रहा है, चूहे के बिल से सांप निकलना। एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर जब हम बिल में पानी उलेचने लगे। अब सोचिए आप बच्चे कितने शैतान होते हैं, जितनी शैतानी होती है सब बचपन में करते हैं। तो एक टीला था, वहाँ पे एक चूहों का बिल था, उसे देखकर बच्चे क्या करने लगे, उसमें पानी डालने लगे। उलीचने का अर्थ हुआ डालना। उससे चूहा तो नहीं निकला, लेकिन क्या निकला, सांप निकल आया। हम डरे और रोते चिल्लाते भाग चले, जहाँ तहाँ गिरे। सारा शरीर लहूलुहान हो गया और पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। लेखक कह रहा है कि जैसे सांप देखे सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गए और सब रोते चिल्लाते भागने लगे और सब गिरने लगे यहाँ, और सारा शरीर क्या हुआ, खून से लथपथ हो गया, मतलब खून से भीग गया, लहूलुहान हो गया। और जो पैर का तलवा होता है उसमें ढेर सारे कांटे चुभ गए। अब मैं घर की ओर भागा। बाबूजी ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। यहाँ ओसारा का अर्थ हुआ बरामदा। आप देखते हैं ना, बरामदा होता है घर के बाहर जो होता है, जो हॉल, आप सबका फ्लैट है तो हॉल होता है, उसे गांव में आप देखेंगे उसे ओसारा बोलते हैं। ओसारा का अर्थ यहाँ बरामदा हुआ। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, पर मैंने माँ की गोद में शरण ली। मैं उनके अंचल में छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय के कारण पूछने लगी। कभी अंग भर कर दबाती, कभी मेरे अंगों के अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गए। झटपट हल्दी पीस कर लाए। मैं सांस करते हुए माँ के आंचल में छिपा रहा था। घर में कोहराम मच गया। सारा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहता था, लेकिन आंखें खोलना चाहते थे लेकिन आंखें खुल ही नहीं रही थी। और क्या हुआ उसके बाद कि मेरे कांपते हुए होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड से गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़ आए, माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ के आंचल की प्रेम और शांति के चंदुए की छाया ना छोड़ी। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि जब सांप निकला तो लोग गिरते पड़ते आ गए। यहाँ पे आए तो यहाँ पे वो जो कहानी का आपका शीर्षक है, जो टाइटल है, वही लास्ट में आया है कि सब खेल अपनी तरफ, सब खेलना कूदना, पिताजी, सारी दुनिया एक तरफ और माता की गोद एक तरफ। कि कोई भी संकट पड़ता है तो बच्चा अपने आप को सबसे सुरक्षित कहाँ पाता है, माता के गोद में पाता है। माता, अब उसकी जब वो रोते हुए आया तो माता ने क्या किया, जैसे अभी आप देखो कि आपका बच्चा बीमार है, कुछ है, तो हम सब क्या करते हैं, कभी उसका हाथ दबाने लगते हैं, कभी पैर दबाने लगते हैं, कहीं से उसे आराम लगे। एकदम सीने में धक 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 होने लगती है कि क्या हो गया, क्यों रो रहा है। उनकी माँ भी यही कर रही है, कभी आंचल से अपने पोंछ रही हैं, उसका शरीर पोंछ रही हैं, उसे चूम रही हैं, उसके अंगों को दबा रही हैं। और उसके बाद झटपट गई हल्दी पीस के लाई जो उसे चोट लगी थी वहाँ लगाने के लिए। और बच्चा उसी में, जैसे सब वो रोते हुए हिचकी लेते हैं, वैसे बच्चा सांसा करते हुए अपने माँ के आंचल में छिपा हुआ था। और पूरे घर में कोहराम का यहाँ अर्थ हुआ हल्ला मचा, शोर मच गया था और बच्चे का सारा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब आप देखते हो, कोई ऐसी चीज़ देखो आप, तो आप देखिए जो आपके हाथ के रोए होते हैं, शरीर के होते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, उसी को कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए। आंखें खोलना चाहते थे, डर के मारे बच्चा चाह तो रहा था कि आंखें खोलें, पर आंखें खुल ही नहीं रही थी, डर से आंखें बंद हो गई थी। और उस जब डर से इतना कि उसके होंठ भी काँप रहे थे और माँ उसे क्या बड़े लाड प्यार से गले लगाती और रोती जा रही थी कि क्या हो गया मेरे बेटे को। इसी बीच बाबूजी दौड़ आए, माँ को गोद से मुझे लेने लगे। बाबूजी आए, उन्हें भी टेंशन हो रही थी कि क्या हो गया मेरे बेटे को। वो सोचे कि मैं अपने गोद में ले लूँ, लेकिन बच्चा को सबसे सुरक्षित क्या लग रहा था, अपनी माँ का गोद लग रहा था, अपने माँ का आंचल लग रहा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब फिर हम इसका शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।